हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में, जिसको हम लोग कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं। वैसे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा था, जो कि होता है सिंपली रेशियो ऑफ एक्सियल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो मतलब ये स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का रेशियो होता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब मैं एक्सियल स्ट्रेस और स्ट्रेन के वेरिएशन की बात कर रहा हूँ तो ये आप इंडिकेट कर सकते हो फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व होना कैसे चाहिए। देखिए ऑब्वियसली बात है, जो स्ट्रेन है उसी के हिसाब से स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, या मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा लोड अप्लाई किया जाएगा उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता जाएगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही इंक्रीज करने चाहिए साथ साथ। लेकिन जो वेरिएशन है वो 100% लीनियर नहीं होता है किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। कुछ पर्टिकुलर रेंज तक तो ये लीनियर रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है फॉर द कंक्रीट। अब इस ग्राफ का कुछ पोर्शन, जैसा कि मैंने बोला आपको कि भाई लीनियर रहेगा, लेट अस सपोज यहाँ तक लीनियर रहेगा, तो इस पॉइंट बी को बोल दिया जाता है एज द लीनियर लिमिट, या फिर इसी को बोल दिया जाता है एज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसी को क्या बोल दिया जाता है? एज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब जब मैं प्रोपोर्शनलिटी बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है? दैट योर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन है। ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन ये जो पॉइंट बी है इसके ही कुछ पहले ही एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर आपका कंक्रीट का इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण कंक्रीट पे अगर लोड अप्लाई करा है और जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है, लोड हटाने पे वो डिफॉर्मेशन खत्म हो जाए, मतलब आपका कंक्रीट वापस से इलास्टिक रिबाउंड कर ले। उस पर्टिकुलर रेंज तक को हम क्या बोल देते हैं? एज द इलास्टिक लिमिट। तो ऑब्वियसली बात है, जो इलास्टिक लिमिट है वो पहले आती है एज कंपेयर टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट भी बोल देते हैं कई बार हम लोग इसको, पॉइंट बी को। बट देखिए कंक्रीट में ये ए और बी बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता। हाँ, यहाँ पर हम लोग ग्राफ में इंडिकेट करने के लिए ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग बताते हैं, बट इसके अलावा जो हमारी इलास्टिक लिमिट है वो भी बहुत जल्दी रीच कर जाती है हमारे कंक्रीट में। इसीलिए इनका सिग्निफिकेंस कंक्रीट में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर जब मैं ई की बात डिस्कस ही कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा कि जो स्ट्रेस है उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और जो हमारा स्ट्रेन है वो यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। इसका मतलब ई की जो यूनिट होगी वो क्या बन जाएगी? दैट विल बी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। जनरली आप मेगा पास्कल या फिर गीगा पास्कल में आप इसको इंडिकेट करते हो। ठीक है सर। अच्छा, जैसा मैंने आपको बोला कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट ए है, दिस इज योर इलास्टिक लिमिट। अगर इससे ज़्यादा लोड अप्लाई हो गया तो क्या होगा? लेट अस सपोज आपने लोड अप्लाई करा, यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज करते करते यहाँ तक आप पहुँच गए, और इसके बाद आपने क्या करा? लोड हटा दिया। तो अब क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रेंज दिख रही है, ये जो पर्टिकुलर रेंज है, देखिए लेट अस सपोज ये पॉइंट ए के ऊपर वाला पॉइंट है ना? So this is your elastic limit, this is your elastic range. बट इसके बाद जो रेंज आ रही है, ये वाली रेंज कौन सी है? सर दिस इज योर प्लास्टिक रेंज। अब प्लास्टिक रेंज में अगर आपने लोड अप्लाई करा है तो वहाँ पर जो डिफॉर्मेशन होगा वो वापस से 100% रिबाउंड नहीं कर पाता है। इसका मतलब कि लेट अस सपोज अगर आपने यहाँ तक लोड अप्लाई करा है तो रिबाउंड तो होगा, लेकिन 100% रिबाउंड नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब कि यहाँ से अगर आपने लोड अप्लाई कर दिया तो अनलोडिंग का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, एंड यहाँ पर कुछ परमानेंट स्ट्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है। सो दिस इज योर रेसिडुअल स्ट्रेन, बोल सकते हैं परमानेंट स्ट्रेन या फिर रेसिडुअल स्ट्रेन यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि आपने जो लोड अप्लाई करा था वो कैसा था? प्लास्टिक रेंज तक था। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो बिल्कुल आप लोगों को पता होने चाहिए।
यंग्स मॉडुलस या फिर आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टडी कर रहे हो कंक्रीट की, जिसमें ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 4 अलग अलग तरह के आप मॉडुलस पढ़ने वाले हो। तो पहले सिंपली ये तो पता हो कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं अबाउट द कंक्रीट। ये पोर्शन तो बहुत पहले आप लोग पढ़ चुके हो, नहीं भी पढ़ा है तो मैंने यहाँ पर आपको रिवाइज करवा दिया, इसलिए टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कंक्रीट के बारे में। तो भैया कंक्रीट की बात करें तो टोटल 4 तरह के आप यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हो। पहला जो है दैट इज इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस के बारे में पढ़ते हैं हम। तो इसको इंडिकेट कर देता हूँ बाय EIT। EIT से इंडिकेट कर देता हूँ। अब ये जो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, अच्छा चलिए यहाँ पर ग्राफ नहीं बना पाऊंगा, या फिर चल बना ही लेते अलग अलग ग्राफ सभी के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ था मेरा, जिसमें एक तरफ मैंने स्ट्रेस इंडिकेट करा, दूसरी तरफ मैंने स्ट्रेन इंडिकेट करा। इस ग्राफ में जो शुरुआत में यहाँ पर आपको स्लोप देखने को मिलेगा, लेट अस सपोज ये है आपका ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ का जो इनिशियल स्लोप होगा, लेट अस सपोज यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी एंड दिस इज द टेंजेंट। सो ये जो इनिशियली ऑरिजिन पे ही आपको स्लोप देखने को मिलता है, इसी को आप क्या बोल देते हैं एज योर EIT। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि सर स्लोप क्यों बोल दिया। भैया देखिए स्लोप होता है dy/dx, और यहाँ पर y पर क्या है, दैट इज अ स्ट्रेस, x पर क्या है, दैट इज अ स्ट्रेन। तो आप अभी फिलहाल यहाँ पर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही कर रहे हो, मतलब स्लोप की वैल्यू ही निकाल रहे हो, ठीक है। सो आई होप क्लियर है यहाँ पर बातें, है ना। इस स्लोप को आप क्या बुला लेते हैं, एज द इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, इसके बारे में क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, दैट it is defined it is defined as the ratio of stress to the slope बोल दो, या फिर it is defined as the slope of tangent drawn to stress strain curve at the origin। अब देखिए मैंने जहाँ यहाँ ये बोला कि origin, इसका मतलब क्या है कि जस्ट अभी यहाँ पर आपने स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू किया है ना। स्ट्रेस अप्लाई करना जस्ट शुरू करा है, वो वाले मोमेंट हुआ या वो वाले केस की बात कर रहे हो। अब जस्ट आपने यहाँ पर लोड अप्लाई करना शुरू करा, मतलब क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो स्ट्रेस है वो पूरे के पूरे कंक्रीट में अभी डेवलप हुआ ही नहीं है ड्यू टू दैट गिवन लोड, और आपने वहाँ पर से लोड हटा दिया, है ना। इसका मतलब कि ये जो पर्टिकुलर लोड है वो कॉन्स्टेंटली अप्लाई नहीं हुआ है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कैलकुलेट किया जाता है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ लोड, जो कि मोमेंट के लिए अप्लाई होता है, या फिर अप्लाई करते हो फिर हटा देते हो, फिर वापस अप्लाई करते हो फिर हटा देते हो। रिपीटेटिव साइक्लिक लोडिंग यहाँ पर लग रही होगी, तब आप इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस निकाल सकते हो या फिर उसकी एप्लीकेशन मिलती है। सो मैं लिख सकता हूँ दैट इट अप्लाइज फॉर साइक्लिक लोडिंग। अच्छा, साइक्लिक लोडिंग जैसे कि रिपीटेटिव लोड, वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं हम लोगों को अर्थक्वेक में, ठीक है। या विंड जो लोड है, विंड का लोड भी क्या होता है, साइक्लिक लगता है। तो इनके लिए आप इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस का यूज करते हो। अच्छा, फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना कि इसको भी टेंजेंट मॉडुलस बुला लिया जाता है, बट एट ऑरिजिन है ये। सो लिख सकता हूँ दैट इट इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है। लेकिन जब टेंजेंट मॉडुलस बोल रहा हूँ तो ये भी यहाँ पर स्पेसिफाई करना जरूरी है दैट इट इज द टेंजेंट मॉडुलस एट ऑरिजिन, ठीक है। तो दैट इज द टेंजेंट मॉडुलस एट ऑरिजिन। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं वो कुछ टाइम के लिए ही लगा है, मतलब वो लोड लगता है और हट जाता है ना। तो लाइव लोड बोल सकते हो, या फिर ऐसे लोड को जो कि मूव करता रहता है उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, डायनामिक लोड। सो इस मॉडुलस को भी क्या बुला लिया जाता है, एज द
डायनामिक मॉडुलस, तो लिख देता हूं और डायनामिक मॉडुलस भी बुला लिया जाता है। तो डायनामिक मॉडुलस क्यों बुलाया गया? क्योंकि जो लोड है वो कॉन्स्टेंटली अप्लाई नहीं हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखना कि भैया ज़्यादा टाइम के लिए लोड अगर अप्लाई ही नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो क्रीप हमने स्टडी करा था, क्रीप का इफेक्ट तो ऑब्वियस ही बात है कंसीडर आप यहाँ पर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो क्रीप को अगर आप यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे तो लिख देता हूँ यहाँ पर इसको भी, दैट क्रीप इज नॉट कंसीडर्ड, क्रीप इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस, इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस। क्लियर है? तो छोटी सी बात थी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा जो मेरा ग्राफ था वो मैंने मूव करा था तो प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ चलो सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा है साफ साफ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम टूवर्ड्स अवर सेकंड मॉडुलस, दैट इज योर टेंजेंट मॉडुलस। सो टेंजेंट मॉडुलस सेकंड, अभी हमने इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस पढ़ा था, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जब भी मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ भैया टेंजेंट मॉडुलस है, इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, है ना। इसका मतलब कि अगर ये आपका ग्राफ है और इस ग्राफ में आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट चूज कर लेता है, लेट अस सपोज ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इस टेंजेंट का आपको ग्राफ निकालना है, इस टेंजेंट का आपको स्लोप निकालना है, तो दैट इज नोन एज ई टी। ठीक है, अब ई टी जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब यहाँ पर एक छोटी सी डिस्टेंस पर कितना चेंज हुआ है y में और कितना चेंज हुआ है x में। ठीक है, ये आप निकाल कर सिंपली यहाँ पर स्लोप निकाल लेते हैं। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ दैट ई टी इज नथिंग बट दैट इज योर डी वाई बाई डी एक्स, या फिर लैंग्वेज टर्म्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दैट इट इज द स्लोप ऑफ, इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, of tangent drawn at any point on stress strain curve, on stress strain curve। ठीक है, other than origin, क्योंकि अगर origin पे ही आपने प्लॉट कर दिया है टेंजेंट तो उसको आप क्या बोल देते हैं एज द इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे छोटा सा भी अगर इंक्रीज हुआ है आपके स्ट्रेस में और स्ट्रेन में तो उसके लिए आपने यहाँ पर ये टेंजेंट मॉडुलस बता दिया। तो ऑब्वियसली बात है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर आपको ई की वैल्यू देता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं एज योर, इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहां पर इसको लिख देते हैं दैट इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपली आपको यहाँ पर आई होप शायद समझ में आया है। अच्छा, इसका एप्लीकेशन क्या है कि अगर लेट अस सपोज आप एक छोटा सा इंक्रीज करने वाले हो अपने लोड में, तो वो छोटे से इंक्रीज के कारण कितना चेंज आएगा आपके स्ट्रेन में या फिर डिफॉर्मेशन में, ये कैलकुलेट करने के लिए आप इसका यूज करते हो। अब छोटा सा लोड जो आप अप्लाई करके रखोगे वो लोड हो सकता है कि कोई छोटा सा डेड लोड हो, इम्पोज्ड लोड हो सकता है, जैसे आप फ्लोरिंग दे रहे हो, कोई फर्नीचर आप बना रहे हो अपने घर में, मकान में, बिल्डिंग में, तो आप उसको क्या बोल देते हो एज द इम्पोज्ड लोड, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट इट इज यूज्ड to calculate the effect of some live load। ठीक है, लाइव लोड, क्योंकि लाइव लोड बहुत छोटा होता है तो उसका आप यहाँ पर एप्लीकेशन देख रहे हो। अच्छा, वो भी जरूरी नहीं है कि वो जो पर्टिकुलर लोड है वो हमेशा के लिए लगा रहेगा, नहीं। ऑलरेडी पहले कुछ डेड लोड लगा था जिसके कारण आप क्या हुआ, यहाँ तक पहुंचे जरूर हो, लेकिन इसके बाद आप जो लोड अप्लाई कर रहे हैं वो भी कॉन्स्टेंटली अप्लाई नहीं है। कॉन्स्टेंटली अप्लाइड होता तो आप ग्राफ में आगे की तरफ बढ़ गए होते, है ना। लेकिन आप आगे की तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हो, आप चाहते हो कि यही पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरे को बता दो कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि लाइव लोड, क्योंकि लाइव लोड हमेशा अप्लाइड नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप शायद क्लियर है बातें,
है ना। अच्छा, इसी को आप ये जो मैंने लिखा था dy/dx, इसी को आप लिख सकते हैं एज द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस, instantaneous stress to the instantaneous strain, to the instantaneous strain. क्लियर है? सो दिस इज योर टेंजेंट मॉडुलस एंड आई होप शायद क्लियरली बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, जो नेक्स्ट मॉडुलस है दैट इज योर कॉर्ड मॉडुलस, दैट इज कॉर्ड मॉडुलस। अब देखो, इनमें बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। क्यों? देखो जरा, जैसे मैंने आपको बोला कि भैया टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर द टेंजेंट मॉडुलस, इन द सेम वे यहां पर भी आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो बीच में कहीं पे भी, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। दैट मीन्स क्या है, लेट अस सपोज आपने ले लिया एक पॉइंट यहां, ठीक है, ये ए पॉइंट ले लिया और ये एक पॉइंट बी ले लिया, तो इन दोनों का आपने यहां पर ज्वाइन कर दिया बाय द स्ट्रेट लाइन। इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का जो भी स्लोप है उसको क्या बोल देते हैं, एज द ई सी, ठीक है, ई सी बोल दो या फिर ई सी एच बोल देता हूँ, बिकॉज ई सी जनरली हम लोग कॉन्क्रीट के मॉडुलस के लिए इंडिकेट करते हैं, है ना। तो कॉन्क्रीट का कौन सा मॉडुलस ले रहे हैं वो भी इंडिकेट करना है, इसलिए ई सी एच लिख दिया मैंने। बट ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ, it is the slope of any line, of a line joining, of a line joining any 2 points, joining any 2 points on the stress strain curve, on the stress strain curve, ठीक है। अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा, बात को समझिएगा, ठीक है। आप तो स्लोप निकाल रहे हो, कैसे भी निकाल रहे हो, अलग अलग तरीके बता रहे हो स्लोप निकालने के, लेकिन कौन सा स्लोप कब यूज करना चाहिए, अब इसमें ध्यान दीजिएगा। दोनों को साथ साथ इसलिए रखा है क्योंकि ये और ये में, इसमें दोनों में कंफ्यूजन आता है, ठीक है। सुनिएगा जरा ध्यान से, जैसा मैंने अभी आपको बोला यहाँ पर कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहे हो, और ये जो पर्टिकुलर लोड है ना, इस लोड को आप हटा नहीं रहे, इसलिए तो पॉइंट बी तक पहुंच गया, है ना। अगर आप हटाने वाले होते या फिर कुछ टाइम तक के लिए लगाया होता तो फिर शायद आप ए से आगे बी तक मूव नहीं करते, ठीक है, क्योंकि लोड आपने बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई करा, उसके कारण जो स्ट्रेस है वो डेवलप नहीं हुआ होता, जैसा कि लाइव लोड्स में होता है ना। स्ट्रेस डेवलप तो होगा लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक के लिए नहीं रहने वाला, बिकॉज लोड आप हटा दोगे कुछ टाइम बाद, जैसे लाइव लोड है वो मूव करता रहता है। बट ए से बी अगर जा रहे हो, इसका मतलब क्या, जो लोड है वो उसको आप हटाने नहीं वाले हो, तो वो लाइव लोड नहीं होगा, बल्कि वो डेड लोड का ही एक पार्ट होगा जिसको आपने बाद में अप्लाई करा है ना। तो दैट आर योर इम्पोज्ड लोड्स, है ना। यहाँ लाइव लोड लिखा है तो यहाँ कौन से लोड्स आएंगे, इम्पोज लोड्स, ऐसे लोड्स जो कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के बाद आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आपने फ्लोरिंग दे दी है, आपने कोई फर्नीचर दे दिया, वो इधर काउंट होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इट इज कैलकुलेटेड टू determine the effect of किसका, imposed loads, like effect of imposed loads like कैसे, फर्नीचर, या आपने कोई फ्लोरिंग दे दी है, टाइल्स लगा दी है, एक्सेट्रा, ठीक है। अप्लाइड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, अप्लाइड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। अब क्लियर है यहां तक की बातें, ओके फाइन। अब सुनते हैं आगे कि सर ये जो पर्टिकुलर कॉर्ड मॉडुलस है, इसकी वैल्यू अगेन कौन से 2 पॉइंट्स ले रहे हो आप, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप इन ग्राफ्स को ध्यान से देखते हैं तो मैक्सिमम स्लोप कहाँ देखने मिल रहा है,
इस पूरे ग्राफ में सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ देखने को मिल रहा है, कौन से पॉइंट पे देखने को मिल रहा है? ऑब्वियस ही बात है, ओरिजिन पर। इसका मतलब कि जो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस है उसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी इन सब की वैल्यूज वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा पॉइंट लिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस की आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट मॉडुलस। तो जो फोर्थ मॉडुलस है मेरे पास, दैट इज योर सीकेंट मॉडुलस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीकेंट मॉडुलस। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, जब आप लोड अप्लाई करते हो किसी भी पर्टिकुलर, मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर लेता हूँ, तो वहाँ पर शुरुआत से लास्ट तक, है ना, शुरुआत से लास्ट तक कितना चेंज आएगा, कितना स्ट्रेस के कारण कितना स्ट्रेन आएगा, जनरली मैं यही कैलकुलेट करता हूँ। मैं अलग अलग लोड्स के लिए अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करने बैठता, है ना, और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे हो कि भैया आपने कंस्ट्रक्शन करा, कुछ डेड लोड आया, स्ट्रक्चर का खुद का सेल्फ वेट आया, फिर आपने कुछ फ्लोरिंग दी, कुछ फर्नीचर दिया, कुछ लाइव लोड है, सबको कंसिडर कर लो आप, और ये मान लो कि ये लोड हटने नहीं वाले हैं, तब यहाँ पर आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी लोड अप्लाई कर रहे हो वो हटेगा नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए लगने वाला है, ठीक है, और होता भी यही है जनरली। सो जो सीकेंट मॉडुलस है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे किया जाता है पहले आपको ये बता देता हूँ कि भाई आपने इस ग्राफ में धीरे धीरे लोड अप्लाई करते करते कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुँच गए, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन तक आप पहुंच गए, तो इस लोकेशन को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए विद द ऑरिजिन। विद द ऑरिजिन, किसी और दूसरे पॉइंट के साथ ज्वाइन नहीं करना है। कॉर्ड मॉडुलस में तो क्या था कि दोनों के दोनों ही पॉइंट्स ऑरिजिन के अलावा कुछ भी होंगे, लेकिन सीकेंट मॉडुलस में क्या है कि एक पॉइंट तो जो है वो ऑरिजिन का ही होना चाहिए। तो दिस इज योर ई एस, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, दैट इट इज द स्लोप ऑफ, it is the slope of line joining any point to the origin in कौन सा कर, in stress strain कर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो भी आपने स्ट्रेस दिख रहा है वो तो स्ट्रेस कैसा है, वो टोटल स्ट्रेस है, वो टोटल स्ट्रेस है। इन द सेम वे यहाँ तक जो भी आपका स्ट्रेन हुआ है वो क्या है, टोटल स्ट्रेन है ना। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ई एस कुछ और नहीं बल्कि ये रेशियो होगा किसका, टोटल स्ट्रेस टू द टोटल स्ट्रेन, टू द टोटल स्ट्रेन, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बोला कि भैया लोड आपने अप्लाई करा, वो अप्लाई करा हुआ ही है, हटाओगे नहीं आप, है ना। तो इस पर्टिकुलर लोड को आप क्या बोल देते हो, एज अ स्टैटिक लोड, और इसीलिए इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या बोल देते हैं हम लोग, एज द स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है, स्टैटिक क्यों बुलाया आपने, स्टैटिक इसलिए बुलाया है यहाँ पर बिकॉज लोड अप्लाइड इज नॉट रिमूव्ड, लोड अप्लाइड इज नॉट रिमूव्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पर लोड अप्लाई जो किया है उसको रिमूव नहीं करने वाले हो, वो लगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए इसी के अलावा साथ साथ यहाँ पर स्टैटिक के ऊपर, स्टैटिक के पहले कई बार आप शॉर्ट टर्म भी लगा देते हो, इसके अलावा यहाँ पर आप साथ में शॉर्ट टर्म भी लगा देते हो, है ना। नहीं भी लगाया तो भी ठीक है, लगा दिया तो भी ठीक है, बिकॉज जब तक लॉन्ग टर्म नहीं बोल रहे हैं तब तक आप उसको शॉर्ट टर्म ही मानते हो। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया शॉर्ट टर्म है ना, या फिर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा उसके आगे, शॉर्ट टर्म नहीं लिख रहा हूँ, तो भी उसका मतलब तो शॉर्ट टर्म ही है। लेकिन शॉर्ट टर्म बोलने का मतलब ये है दैट आप इफेक्ट ऑफ क्रीप कंसीडर नहीं करोगे, इफेक्ट ऑफ क्रीप इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। तो यहां पर आप इफेक्ट ऑफ क्रीप कंसिडर नहीं करते हो। हाँ, लोड आपने अप्लाई करके रखा है वो लगा ही रहेगा, ये बात भी ठीक है, लेकिन भाई जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर
कि आप क्रीप को कंसीडर नहीं कर रहे, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, एज द शॉर्ट टर्म मॉडुलस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बोला कि भैया सेकेंड मॉडुलस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जो आईएस कोड है ना, आईएस कोड से हम लोगों को फॉर्मूला मिलता है। आईएस कोड गिव्स फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला देता है, टू कैलकुलेट सीकेंड मॉडुलस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए फॉर्मूला मिलता है हम लोगों को आईएस कोड से। फॉर्मूला क्या मिलता है, दैट इज ई एस इज इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट इज 500 अंडर रूट ऑफ एफ सी के। एफ सी के इज योर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, नहीं याद हो तो मैं लिख देता हूं, दैट एफ सी के इज नथिंग बट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये मैंने आपको बोला भी था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में आप बाकी सारी स्ट्रेंथ को रिलेट कर सकते हो, तो रिलेशन बिल्कुल यहाँ पर मिल गया है। आईएस कोड 456 है, तो इसलिए क्योंकि भाई हर बार आप आईएस 456 ही पढ़ते हो, इसलिए उसका अलग से नाम लिख कर नहीं दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन हाँ, इसके अलावा ये भी बात ध्यान रखिएगा कि आईएस कोड ये भी बोलता है कि जो सीकेंड मॉडुलस आप कैलकुलेट करोगे वो कितने लोड के लिए करोगे, तो आप कैलकुलेट करते हो फॉर द 1/3 ऑफ एफ सी के। तो ये भी ध्यान रख लेना, आईएस कोड कैलकुलेट्स, IS code recommends to calculate secant modulus, to calculate a secant modulus at 1/3 of FCK। क्लियर है यहाँ तक की बात है, आई होप शायद समझ में आया होगा, है ना। लेकिन ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूले से जो वैल्यू आती है वो ±20% वेरिएशन होता है फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। अब आप बोलोगे सर एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालोगे, तो भैया एक्चुअल वैल्यू आप निकालोगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। एक्चुअल वैल्यू कहाँ से निकालते हो, एक्सपेरिमेंट से निकालते हो। भैया एक्चुअली आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लोड अप्लाई करके देखना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप लोड अप्लाई करके देख रहे हो और उसमें कितना स्ट्रेस आया या स्ट्रेन आया ये कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोल देते हो, एज द एक्चुअल मॉडुलस। अच्छा, जैसे मैंने इसके पहले एक आपको बोला था कि भाई आप डायनामिक मॉडुलस भी निकालते हो, है ना। तो डायनामिक मॉडुलस कैसे निकालते, देखो इसमें तो आप लोड अप्लाई करके रखते हो, ठीक है। तो ये तो ईजी है कि भैया धीरे धीरे आप लोड इंक्रीज करते जाओगे, ग्रेजुअल एप्लीकेशन, है ना। लेकिन जो डायनामिक मॉडुलस था, डायनामिक मॉडुलस कौन सा, है ना, डायनामिक मॉडुलस था आपका पहला वाला मतलब इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी टेस्ट जो होता है वो याद रख लीजिए, दैट इज योर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, क्योंकि पूछा जा सकता है भाई, बिल्कुल, है ना, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी टेस्ट। क्योंकि इसमें कैसे आपको साइक्लिक लोड अप्लाई करने हैं, तो साइक्लिक लोड अप्लाई करने के लिए टेस्ट अलग है ना। सेकेंड वन इज अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। देखिए जहां मैंने पल्स बोल दिया तो क्लियर होगी बातें कि जिस तरह से पल्स होती है साइक्लिक, वैसे यहाँ पर भी आप लोड जो अप्लाई करोगे वो कैसा रहेगा, साइक्लिक लोड रहेगा। ठीक है, सो डायनामिक मॉडुलस अलग है भाई, देखो ये अलग से लिख दिया है मैंने, ठीक है। इसलिए इसको अलग से बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसको लेकर विद द सीकेंड मॉडुलस। ठीक है, बाकी सेकेंड मॉडुलस के लिए तो आप ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ लोड ही करोगे, जो कि इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आई होप शायद यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है, एंड दैट्स ऑल फॉर योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर जो पूछा जाता है कि जो क्रीप अप्लाई करते हो, क्रीप का आप एप्लीकेशन देखते हो ना, ये लिखा था मैंने क्रीप, ठीक है। तो क्रीप जो आप अप्लाई करते हो, क्रीप का फॉर्मूला क्या आया था, याद होगा आप लोगों को कि लॉन्ग टर्म जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आई थी, EC डैश इज इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट इज EC अपॉन 1+θ आया था। ये हमने जो फॉर्मूला लिया था ना, ये फॉर्मूले में भी जो EC होता है वो कौन सा आता है, दैट इज योर सीकेंट मॉडुलस। ठीक है, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म क्रीप मॉडुलस जब निकाल रहे हो तो लोड अप्लाइड रहेगा,
है ना। अगर लोड अप्लाइड ही रहने वाला है तो वो लोड कौन सा होगा, डायनेमिक होगा कि स्टैटिक होगा, ऑब्वियसली बात है स्टैटिक होगा। इसका मतलब कि जब क्रीप का इफेक्ट कंसिडर करके लॉन्ग टर्म आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हो तो उसमें जो शॉर्ट टर्म आएगा वो कौन सा आएगा, दैट विल बी सीकेंट मॉडुलस ओनली। ठीक है, सो ये कुछ कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स मिलाकर आपकी एग्जाम में कब कैसा क्वेश्चन आएगा, ये भाई एग्जाम का पेपर पता होता तो बात अलग थी, लेकिन अगर नहीं पता है तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ऑल आर मोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिलहाल चलिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।